जब दिल्ली के अंदर कहीं जाया करता था, खासकर चांदनी चौक और लाजपत नगर, तो अक्सर देखा करता था लिखा हुआ कि लाबारिश वस्तु के हाथ मत लगा देना, इसमें बम हो सकता है। जब तक घर में नहीं आते थे तो घर वालों को तसल्ली नहीं होती थी कि मेरा आदमी घर में आ गया। पर अब तो मेरे को शायद कई दिनों से कभी ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिल रहा। कितना बड़ा सुकून मिला। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81। जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई सारी पार्टीज जो हैं वो अपनी तैयारी कर चुकी हैं और कई कर रही हैं, क्योंकि कई स्टेटों में वोट हो चुके हैं, अभी कई पे होने बाकी हैं और उसी में से देश की राजधानी दिल्ली है, जिसका मई में जो है वो वोटिंग होने वाली है। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो टॉप मेंटोर न्यूज़ 81 का सेगमेंट है उसमें मौजूद हैं रमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पल्लवी जी। जिस तरह से हम जानते हैं कि अग्रवाल पैकर्स रिमूवर्स लिमिटेड के ये फाउंडर हैं, कई सालों से इस तरह से लोगों को, देश के जनता को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज चुनावी माहौल जिस तरह से बना हुआ है सर, पहले तो लोकसभा चुनाव 2024 को आप क्या देखते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या है इस वक्त? जिस व्यक्ति ने 40 साल प्लस अपने बिजनेस से नाता जोड़ा हो और हर तरह के अंदर रहकर जो अपनी आज यहाँ खड़ा हुआ हो, एक मैं साधारण विद्यार्थी के रूप में भी था, एक फौज के सिपाही के रूप में भी था, व्यापारी के रूप में भी मैं काम करता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ। तो उन सबको देखते हुए मैं तो ये कह सकता हूँ कि कभी कहीं कल्पना भी नहीं थी, कि सपना भी नहीं था ऐसा विकसित भारत के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। और अद्भुत मतलब कह सकता हूँ, और आने वाला टाइम इससे भी अद्भुत होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी मौजूदा सरकार में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल का कार्यकाल और जिस तरह से उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए देश के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आप उनमें से आपको क्या लगता है कि ऐसे निर्णय जो लिए गए हैं उसके बदलाव की स्थिति वो महत्वपूर्ण थी, ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे? देखो, निर्णय आप नहीं लोगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है, निर्णय लेना कम खतरनाक होता है। मैं आज 10 साल पहले जब दिल्ली के अंदर कहीं जाया करता था, खासकर चांदनी चौक और लाजपत नगर, तो अक्सर देखा करता था लिखा हुआ कि लाबारिश वस्तु के हाथ मत लगा देना, इसमें बम हो सकता है। रिक्शा में बैठते थे, चारों तरफ देख लो इसमें बम हो सकता है। बस में चारों तरफ देख लो इसमें बम हो सकता है। और घर वाले बार बार फोन करके पूछते रहते थे सब ठीक तो है ना। जब तक घर में नहीं आते थे तो घर वालों को तसल्ली नहीं होती थी कि मेरा आदमी घर में आ गया। पर अब तो मेरे को शायद कई दिनों से कभी ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिल रहा कि बम है क्या। कितना बड़ा सुकून मिला। वो जो एवरी डे एवरी मिनट, जब हम कहते हैं ना, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से मरते थे, क्योंकि वो डर के कारण मरते थे, और आज वो डर है नहीं। मैं कभी सोचा करता था, जब मैं राम मंदिर के बारे में, जब वो तंबू में थे, तो मैं और मेरी पत्नी वहाँ देखने गए थे तंबू के अंदर, तो वो सोच रहा था कि देखो कितनी बड़ी पीड़ा है कि राम तंबू के अंदर और देश उसको कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है। शायद ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर इसको कभी किसी तंबू से बाहर निकाल कर देख नहीं पाऊंगा। कितना किस्मतशाली हूँ मैं कि वो 22 जनवरी के अंदर वो देखने का मौका मिला। कितने ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं बेचारे, 21 जनवरी को इस संसार से दूर चले गए, देखना के नज़दीक पहुँचे नहीं देख पाए। तो हम तो कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी उन भाग्यशाली श्रेणी में है। कम से कम राम, ये किसके कारण हुआ? किसी अद्भुत व्यक्ति के कारण हुआ, नहीं तो कितनी पीढ़ियाँ बीत गई इसके बारे में सोचते सोचते। कश्मीर में रहकर आया हूँ, कश्मीर का एरिया 7 साल में 6 साल कश्मीर में रहा हूँ। बॉर्डर के एरिया पे मेरा रहने का मौका मिला, करगिल, थवाइस, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला, एक चप्पा मैंने -18 डिग्री से लेकर -28 डिग्री तक मैंने देखा हुआ है कैसे वहाँ रहना होता था। और आज मेरे जो साथी है, मेरे एयरफोर्स के जो बैचमेट है, जब उनसे बात करता हूँ वो कहते यार मज़ा आ गया, वो दिन थे और आज वो दिन है। बहुत बड़ा बदलाव है। ये केवल इसलिए नहीं है बदलाव कि ये एक आदमी जो विजन बैठता है, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आती है।
तो विजनरी आदमी कहीं बैठ जाता है तो स्वाभाविक है नीचे तक बदलाव आता है। तो आज हमारे पास एक विजनरी व्यक्ति बैठा हुआ है, बदलाव आ रहा है, हम सब लोग, सब आज आप सब मिलकर उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आपने एयरफोर्स की बात की है, यहाँ पर 370 की बात की है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उसको हटाया गया और देश की स्थिति बदलने की कोशिश की गई। जब एयर स्ट्राइक की गई थी दुश्मन देश पर, क्योंकि उन्होंने हमला किया था, तब एज आप आर्मी पर्सन हैं, एयरफोर्स में रह चुके हैं, कितना गौरवान्वित का क्षण था आपके लिए? आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं उस दिन पूरे दिन कोशिश कर रहा था कि मेरे कुछ बैचमेट से मैं बात करूं, उनसे पूछूं किस तरह की, क्योंकि ये जो प्लानिंग होती है इस तरह से प्लानिंग होती है कि हाथ को हाथ नहीं मालूम होता, एक हाथ को दूसरे हाथ को मालूम नहीं होता। ये स्ट्राइक करना मतलब हम धरती की मिट्टी को अपनी जेब में लेकर वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं कि यदि नहीं आए तो मेरी धरती मिट्टी मेरे साथ में है। मतलब आने की बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि दुश्मन भी तो बैठा हुआ है ना, हम उसकी टेरिटरी में जा रहे हैं मारने के लिए, वो भी कोई खाली तो नहीं बैठा हुआ। पर प्लानिंग ऐसी होती है कि उसको कैसे चकमा दे, लो लेवल फ्लाइंग करे, एबो करे, उसकी रडार में ना आए, और स्टैंड बाई कितने साधन होते होंगे कि वो उनको डोज देने के लिए कितने जहाज दाएं बाएं खड़े होंगे, कितने जहाज उस टाइम पर उड़ रहे होंगे ताकि उसको ये लगे कि वो जहाज को मैं देखूं। तो जो भी ये स्ट्राइक का जो कमांडर था, मेरे को उसको मिलना नहीं हुआ अभी तक भी, जो भी किसी ने हेड किया होगा, ये कह सकते हैं कि उसको कितनी भी तोपों की सलामी दे उतनी कम है। स्ट्राइक किया, नुकसान किया, उसके बाद हर व्यक्ति, हर फौजी, हर सैनिक, हर पायलट जैसे थे वैसे वापस आ गए। जो टाइम ने तय किया था इतने बजे इतने मिनट के ऊपर उनका तबाह करेंगे, वो तबाह किया, कितने मिनट कितने सेकंड के अंदर वापस लैंड कर देंगे, वो लैंड करके आ गए। तो ये एक स्ट्राइक तो कह सकता हूँ कि वर्ल्ड भी यदि कोई चाहे तो इसका ऐसी मिसाल एक अमेरिका में जरूर हुई थी, उस्मा बिन लादेन को जब मारने के लिए उन्होंने किया था, अदरवाइज तो हिंदुस्तान उससे 21 ही था, 19 नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया की एक इमेज बन गई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी हम पहले जाया करते थे किसी भी देश को, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी, तो कैसे बदलाव आया, और जो बदलाव आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं 25-30 साल से किसी काम के निमित्त विदेश में जाना ही होता रहता है। पिछले साल मैं परिवार के साथ में स्विट्ज़रलैंड में था। एक कौन सा शहर है उनका जहाँ उनकी राजधानी है, वहाँ ट्रेन बड़ी मतलब एकदम नियमित, मतलब एकदम ऑन टाइम चलती है। फ्लाइट से उतरा, ट्रेन में बैठा, एक स्टेशन पे उतरा, उतरने के बाद क्योंकि हमारी आदत थोड़ी सी पूछने की ज़्यादा होती है, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे जाएंगे, तो मैं वहाँ एक काउंटर लिखा हुआ था कि आप इन्फॉर्मेशन काउंटर, तो मैं वहाँ पर गया और पूछा कि भाई ये होटल का एड्रेस बताओ, कैसे जाना पड़ेगा, कहाँ है होटल। वहाँ के लोगों को जनरली इंग्लिश भी कम आती, जर्मन ज़्यादा आती है। तो उस लेडीज़ ने देखा कि हिंदुस्तानी है, इसके साथ में इनकी पत्नी भी है, उसने मुस्कुरा कर बोला कि वो गुड। और उसके बाद वो लंबी कतार लगी हुई थी, तो उस कतार के अंदर चलते चलते मेरा नंबर आया था। वो अपनी कैबिन से बाहर निकली और 30-40 फीट दूर बड़े गेट से बाहर निकली और मेरे को कहा कि कैन यू सी दिस बिग टावर? यस आई कैन सी, दिस इज़ योर होटल। मैंने बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैंने बोला कि कैसे पहुंचूं इसके पास में, कि रोड क्रॉस करना था। तो उसने बोला कि आपके पास जो ये जितनी भी जो ये अपने सूटकेस है या ट्रॉली वाली है या कैसी है, आई हैव गोट ए व्हील ट्रॉली। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी जरूरत नहीं, अंदर से बेसमेंट में जाओ और सीधा चलकर, नो टैक्सी, नो रिक्शा, नो ऑटो, नथिंग, आप बस विदिन 3 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाओगे। बदलाव ये चीज़ कोई ये नहीं था कि उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया, उन्होंने एक ताकतवर देश के नागरिक को वो ये सुन रही थी, वो अपने जो लीडरशिप है उनके व्यवहार को देख रही थी कि आज हिंदुस्तान का व्यक्ति है, शक्तिशाली देश का व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने वैसा व्यवहार किया। तो ये बदलाव दिख रहा है। तो मैंने तो ये बदलाव मेरी आंखों से देखा, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना हम विदेश की नज़रों में बदले हैं, कितनी इज्जत हमारी बढ़ी है। यही बदलाव का एक कारण था कि पिछले वर्ष भारत जैसे एक विकसित देश में G20 का सम्मेलन हुआ और कई जो है कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भारत जैसी भूमि पर उन्होंने अपने कदम रखे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक भारतीय होने के नाते आपको कितना गौरव का वो क्षण जो है मिला था? आज हर व्यक्ति भारत में आने के लिए तरस रहा है, वो किसी तरह बहाने ढूंढता है। नहीं तो कहा करते कि भारत में वो सपेरों का देश, उसका देश, उसका देश। आज वही कैसे कहते हैं कि वो विकसित भारत,
एक लोगों के लिए रोल मॉडल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे, वैभवशाली भारत का सपना जो उन्होंने देखा है, मैं तो समझता हूँ क्योंकि उन्होंने ये सपना जो लिया था ना, वो 3 साल 4 साल पहले लिया था, और उसकी जो विकसित की एक अपना ग्राफ था। मगर जो ये विकसित का ग्राफ अब मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हमारी जीएसटी इस महीने में 2,09,000 करोड़ हमारे पास आई, एकदम 17-18% लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो शायद ये 2047 नहीं होगा, शायद 5 साल पहले होगा। ये 2042 में शायद हम सुपर पावर बन जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुमान ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जब तक शायद इतने साल की उम्र और मिल जाए तो नंबर 1 विश्व गुरु भारत को देखते हुए अपने प्राण त्यागे। साथ ही साथ भारत सरकार के जो अपोजिशन में है, जो इंडिया अलायंस का एक नाम चल रहा है देश के अंदर, और पूरी एक कोशिश की जा रही है कि सरकार को बदलने की, वो तो बहरहाल देश के नागरिक तय करेंगे। लेकिन इस तरह का विपक्षी चेहरा, आपको क्या लग रहा है कि उसमें कितनी ताकत है देश को बदलने की? ये तो देखो अपना है कि हर व्यक्ति एक जैसे विचार नहीं होते। यदि आप इतिहास उठाओगे, जब राम भी था तो रावण भी थे, अच्छे थे बुरे थे, हर तरह के व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के खिलाफ भी लड़ा करते थे। तो सब लोगों को एक इलेक्शन के अंदर एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे, कोई बात नहीं, अपनी बात बड़ी करके बताते रहे, कोई बात नहीं। जब देश में जीता हुआ प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी एक का नहीं होता, किसी की पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। जो अपोजिशन वाले, जो जिसका भी नाम लो आप, उनका भी वो प्रधानमंत्री होता है। उसी दिन हमको अपने वो भेदभाव बुलाकर हम ये कहें कि मेरा प्रधानमंत्री यशस्वी बने, मेरा प्रधानमंत्री ताकतवर बने, क्योंकि मैं उस राष्ट्र का व्यक्ति हूँ कि ये प्रधानमंत्री ताकतवर बनेगा तो मेरा राष्ट्र ताकत बनेगा। क्योंकि हम जब वोट डालते हैं, वो ये महसूस नहीं करना चाहिए कि सरकार बनाने के लिए वोट डालते हैं, हम एक उत्तम राष्ट्र बनाने के लिए वोट डालते हैं। बस इतना ही भाव बदलना है। सरकार बनी, उसके बाद फिर हमारा भाव बदले कि मेरा राष्ट्र अब 5 साल तक इनके हाथों में जब सौंप दिया जनता ने, तो राष्ट्र उत्तम कैसे बने, और जो भेदभाव थे इलेक्शन के टाइम पर, वो उसको जीरो करके, ग्राउंडेड करके तब जाकर अब आगे बढ़े। ऐसा उनको सबको सद्बुद्धि दे, और धीरे धीरे कर माहौल बदलेगा भी, होगा भी, ऐसा मैं समझता हूँ। इस बार का जो वोटर है वो यंगस्टर की परसेंटेज ज़्यादा है। आज के हिसाब से आज का यंगस्टर जो है, आज का युवा जो है भारत का, वो क्या चाहता है, किस तरह से भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्णता, अपनी भूमिका दर्शाना चाहता है? उसमें से हर तरह के लोग रहते हैं, पर जो जिसमें बहुमत है जो युवा का, वो यही चाहता है कि मेरा समृद्ध भारत बने। और जब समृद्ध भारत बनेगा, हमारे बोलते हैं लड्डू फूटता है तो भोरा मिलता है, समृद्ध भारत बनेगा, उत्तम भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, तो डेफिनेटली हर तरह की रोजगार भी होंगे, उद्यम भी लगेंगे, और हर व्यक्ति को खुशहाली मिलेगी। और जब किसी के पास कुछ है ही नहीं, जैसे पाकिस्तान है, वो क्या दे देगा, उसके बाद तो खुद को खाने के लिए नहीं है। तो आज हर युवा एक ही कामना करता है कि मेरा भारत वैभवशाली बने, और उनको सबको पता है कि वैभवशाली बनने के लिए करना क्या होगा, वो शायद अपना वो करेंगे भी। और फिर भी 2-4% ऐसे होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जो केवल अपने परिवार का सोचते हैं, वो भी एक लोग रहते हैं, मगर उनकी संख्या कम है हिंदुस्तान के अंदर। तो युवा की जो सोच है वो थोड़ी सी बढ़िया सोच है, और वो सोच अभी इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने प्रूव करना है कि क्या उनकी सोच कितनी काम आई, और कितनी अपने जो राष्ट्र के प्रति, क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है वो एक राष्ट्र को कैसे मजबूत करे और कुछ ऐसी ताकतें कि राष्ट्र को कैसे तोड़े, उनके बीच में के चुनाव है। तो युवा समझते हैं इस बात को। आखिरी सवाल सर, लोकसभा का चुनाव है 2024, एज अ वोटर और एज अ बिजनेसमैन आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को देखते हुए सरकार को बनाएंगे और किस तरह पे मुद्दों पर जाकर वोट देंगे? एक ही मुद्दा है कि ये राष्ट्र स्ट्रॉन्ग बने, और हम इसके हमारे जीवन के अंदर, जो मैंने कहा कि 2042 के अंदर ही हम इसको भारत को वैभवशाली बनता हुआ देखें। आदमी की कल्पना क्या होती है उस देश में जिसमें रहे और वो सबका गुरु हो, तो हमारा गुरु तो वैसे ही अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, इलेक्शन के अंदर वोट हम जरूर डालें। अब 4-5 महीने पहले बच्चों ने एक टिकटें बना रखी थी, क्योंकि हमारी एग्जीबिशन लगती है अग्रवाल पैकमोर की हर साल यूएसए में कहीं, और उनका आने का दिन था 25 मई, सवेर 5-6 बजे इवनिंग के अंदर।
तो घर में चर्चा चल रही थी कि भाई कौन वोट देगा, सबकी तैयारी हो रही थी। कुछ हमारे सर्वेंट है वो गांव में चले गए, उनको बुला लो, सब चीज़ें तैयारी हो रही थी कि भाई हमको सबको वोट डाल के आना है। तो बच्चे बोले कि हम तो शाम को आएंगे, बस शाम को आओगे तो वोट कैसे डालोगे? बोला हमने तो टिकटें बहुत पहले बना रखी थी, जब तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था। बोला कोई बात नहीं, टिकटें तो आगे पीछे हो सकती है, ये अनाउंसमेंट तो तुम्हारे मर्जी से नहीं चल पाएगा, ये तो 25 मई को ही रहेगा, क्या करें, नुकसान हो जाएगा। मैं हो जाएगा कोई बात नहीं, तुम खाना भी खाते हो, 2 चीज़ कम खरीद लेना वहाँ पर। तो बेस्ट पार्ट, बच्चों ने मेरी बात मानी और उन्होंने 25 मई की बजाय अपनी टिकट 24 मई को प्रीपोन की। तो वो भी युवा ही है, तो हमें उत्साह है कि हम अपना वोट डालें, हम अपना वोट दें, और ताकि जो एक ही सबका सपना है कि राष्ट्र अपना उन्नत बने, किसी तरह भी बने, और ऐसे लोगों को हम जिताएं जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से रमेश अग्रवाल जी ने लोकसभा 2024 के चुनाव पर अपना दृष्टिकोण डाला है और देश की बदलती हुई तस्वीर को एक बार फिर से हमारे सामने रखा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी से और ऐसी ही शख्सियत से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर।